एलर्जी क्या होती है? जब हम कभी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं तो इन्वायरमेंटल में कुछ ना कुछ चेंज होता है। हो सकता है वहां की सॉइल में चेंज हो, वहां की डस्ट चेंज हो, उसका वाटर चेंज हो, वहां पोलन ग्रेन्स में चेंज हो, वहां के माइट्स में चेंज हो, इंसेक्ट्स में चेंज हो, और कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो। तो उसकी वजह से अगर किसी भी पर्सन जो कि सेंसिटिव है उसको कोई ना कोई दिक्कत होती है, उसको स्नीज आनी शुरू हो जाती है, उसकी आईज में से पानी बहना शुरू होता है, उसकी आंखों में जलन होना शुरू होता है, या फिर उसको और कोई टायर्डनेस लगना शुरू होती है, या उसको और नेजल डिस्चार्ज होना शुरू होता है, या उसको एकदम से खांसी आनी शुरू होती है। तो इस तरीके से जो भी एक्टिविटी अचानक होती है एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, तो इसका मतलब क्या है कि उसको उससे एलर्जी है। कई बार हम सुनते हैं कि मैं बस में नहीं ट्रेवल कर सकती, मुझे एलर्जी है। कई बार ये सुनते हैं कि मैं हैवी वाटर नहीं पी सकती, मुझे एलर्जी है। कई बार ये सुनते हैं कि हम है ना बाहर का फूड नहीं खा सकते, हमको एलर्जी है। यानी वो एलर्जी कहाँ से आई है? वो एलर्जी उस एनवायरमेंटल की चेंज की वजह से आई है। थोड़े टाइम तक के लिए ठीक है, जैसे ही वो ट्रेवल करना बंद कर देगी या उस जगह से वापस अपने घर को चली जाएगी तो वो एनर्जी खत्म हो जाती है और वो पर्सन बिल्कुल वेल बिहेव्ड हो जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आए हुए चेंज की वजह से एक रिस्पॉन्स होना शुरू होता है, और वो रिस्पॉन्स क्या कॉज करता है? एलर्जी। जैसे इन्वायरमेंटल कोई भी चेंज होता है और पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसको अगर वो सेंसिटिव है तो उसके अंदर या तो उसकी आइज जलना शुरू होगी, या उसकी आइज में से पानी बहना शुरू होगा, नेजल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो कब तक होती है? एक टाइम बिंग
पर्सन यहाँ से वहां हो रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो उस इन्वायरमेंटल चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, एग्रीगेशन करना शुरू करता है। इस रिस्पॉन्स से क्या होता है कि उस इंसान को एलर्जी होती है। जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो दो तरीके से मीडिएट होती है, एक सेल मीडिएट होती है, दूसरी ह्यूमरल मीडिएट होती है। ह्यूमरल का मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। कहाँ उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर। जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और उन एंटीबॉडीज का सिंथेसिस हो रहा है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, उनका मैच्योरेशन हो रहा है और उनके द्वारा इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा रहा है, तो ये जो इम्यूनिटी होगी वो क्या होगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ब्लड सेल के अंदर जो भी इम्यूनिटी होगी या डब्ल्यूबीसी के अंदर से जो भी इम्यूनिटी मेंटेन होगी या मीडिएट होगी वो क्या होगी, ह्यूमरल। और सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी मेंटेन होती है वो क्या कहलाती है, सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर दे, जैसे किडनी है, हार्ट है, लीवर है और भी दूसरे ऑर्गन्स है, आइज वगैरह, इन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट किया जाता है और इनसे अगर इम्यूनिटी मेंटेन हो रही है, रेगुलेट हो रही है, तो उसको क्या करते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। और उसको हम एक तरीके से थाइमस मीडिएट इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, यानी टी सेल क्या करती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी को परफॉर्म करती है।
जो सेलुलर होती है वो टी सेल के द्वारा मीडिएट होती है। टी सेल कितने तरीके के लिम्फोसाइट बनाते हैं, 3, टी एच, टी एस और टी सी। और ये जो थाइमस होता है बाइलोब होता है, नियर हार्ट इसकी प्रेजेंस होती है। और जो चाइल्ड होता है उसके अंदर ये लार्ज होता है या ब्रॉड होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका रिड्यूस होता जाता है। जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, वो बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ का मतलब क्या, नेचुरली, यानी वो कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जो एसिड है, सलाइवा है माउथ के अंदर, टीयर्स है आईज के अंदर, तो इनके अंदर ऐसे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करते हैं। उसके अलावा स्किन, फर्स्ट डिफेंस सेल जो है हमारी बॉडी की, या फर्स्ट इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा स्किन है। स्किन क्यों? क्योंकि स्किन कई बार कई माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प भी करता है, लेकिन प्रिमिटिवली वो किसी भी ह्यूमन के अंदर किसी भी माइक्रोब को एंटर करने में बैरियर के रूप में साबित होता है। मतलब कोई भी माइक्रोब अगर उसके अंदर जा रहा है तो फूड से जा रहा है वो बात अलग है, वाटर के थ्रू जा रहा है वो बात भी अलग है, लेकिन अगर कोई माइक्रोब स्किन को पेनिट्रेट करके जाना चाहेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जो फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है हमारा वो स्किन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो कि म्यूकस से कोटिंग होती है। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है,
इन्नेट इम्यूनिटी है वो 4 टाइप से परफॉर्म की जाती है, यानी प्रिमिटिव स्किन जो फर्स्ट डिफेंस ऑर्गेनिज्म है वो है स्किन हमारा। उसके अलावा उसने जो फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारे स्किन और हमारी बॉडी के अलावा उसने कुछ ऐसा कंसंट्रेशन है या ऐसा सिक्रेशन है जो कि माइक्रोब्स को डेथ कर देता है या उसको इन्फेक्ट करने से रोकता है, जैसे कि स्टमक के अंदर एसिड है, सलाइवा है, टीयर्स के अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये भी क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो कि किसी भी माइक्रोब्स को अंदर जाने से रोकते हैं। उसके अलावा साइटोकाइनिन कभी भी किसी भी वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का सिक्रेशन होता है उसको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। इंटरफेरॉन्स अल्फा बीटा गामा होते हैं और इनका जो प्रोडक्शन है, जैसे हम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, उसी तरीके से इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। ल्यूकोसाइट या फैगोसाइटिक या नेचुरल किलर सेल्स क्या है? ऐसी सेल्स जो कि किसी भी इन्फेक्शन को इनगल्फ करने में या डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है। वो हो सकती है WBC हो, क्योंकि उसमें से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, कई बार वो टी सेल भी हो सकती है, यानी टीसी का मतलब साइटोटॉक्सिक, जो कुछ ऐसा टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करे जिससे कि वो इन्फेक्शन होना बंद हो जाए। और फैगोसाइटोसिस का मतलब किसी भी सेल को इनगल्फ करना या उसको डिस्ट्रॉय डेड सेल को भी इनगल्फ करना। तो ये जो है ये हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन हमने इम्यूनिटी के 2 टाइप्स पढ़े। पहला कौन सा? इन्नेट का तो नेचुरल ये है कि ये इस तरीके से परफॉर्म करता है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो उससे पहले हमारी स्किन फाइट करेगी उसको कि वो उसमें प्रिवेंट नहीं हो। इनकेस अगर वो हमारे अंदर प्रिवेंट हो जाता है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेगा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। अगर वो एंटीबॉडीज उसके लिए नहीं होती है तो वो जो भी एंटीबॉडीज हैं उनको खाने की कोशिश करेगा, जो एंटीजन है उनको खाने की कोशिश करेगा। फिर भी अगर हम उसको क्योर नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या होगा, इनिशियली मेडिसिन या एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन हमारे अंदर लेना पड़ेगा। ये हम आर्टिफिशियली लेते हैं। आर्टिफिशियली कैसे? ड्यू टू वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स। अब ये एक्वायर्ड है, हम आर्टिफिशियली लेते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक होती है, एंटीजन स्पेसिफिक, और ये पर्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। उसके अलावा ये इसके अंदर मेमोरी रहती है कि इन फ्यूचर कभी भी वो इन्फेक्शन हो तो ये उसी के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करेगी या प्रोटीन का सिक्रेशन करेगी। अब इसको भी हमने एक्टिव और पैसिव 2 में डिवाइड किया। एक्टिव का मतलब क्या? जब हमने किसी भी
स्केल्ड या माइल्ड वायरस के एंटीजेनिक प्रोटीन को हमने किसी भी ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन वो क्या करेगी, वो उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, वो ऐसा जो उसकी बॉडी में स्टोर मटेरियल की तरह रखा हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर उसे उसी वायरस ने या उसी प्रोटीन ने या उसी इन्फेक्शन ने इन्फेक्ट किया। जैसे ही उसने इन्फेक्ट किया, उसके अंदर पड़ा हुआ माइल्ड स्टोर या क्या करेगा, एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव। और अगर हमको किसी भी इन्फेक्शन ने इन्फेक्ट किया है और हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज ले रहे हैं या हम ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, पैसिव इम्यूनिटी।
एक्टिव का मतलब क्या है? हमने किसी भी प्रोटीन का प्रिपरेशन किया और उसको हमने किसी भी ह्यूमंस को एक्सपोज कर दिया या उसको अपटेक करवा दिया या इनटेक करवा दिया, उसके बाद में क्या होगा, हमने वापस या कभी भी इन फ्यूचर किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा या किसी भी तरीके से उसी ह्यूमन ने वापस उसी पैथोजन से एक्सपोज हुआ वो, या उसको इन्फेक्शन हो गया उसी वायरस से या उसी पैथोजन से, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में जो उसका माइल्ड या किल्ड स्ट्रेन पड़ा है वो उस इन्फेक्शन को पहचानेगा और उसको पहचान के अगेंस्ट एंटीजेनिक प्रोटीन को या एंटीटॉक्सिक को सिक्रेट करना शुरू करेगा। वो टॉक्सिक क्या करेगा, उस वायरल इन्फेक्शन को रिमूव करेगा, उसकी जो भी सेल्स होगी या उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन साइकिल होगा उसको स्टॉप करेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करेगा, जिससे क्या होगा कि वो डिजीज नहीं हो पाएगी। तो ये क्या कहलाता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कह सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ह्यूमन के अंदर वो स्ट्रेन ऑलरेडी पड़ा है, बस उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है या उसको एक्टिव होने की जरूरत है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए, एंटीटॉक्सिक प्रोडक्शन के लिए। तो क्या होता है कि वो जो एंटीटॉक्सिक है उस वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट या पैथोजन के इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है और उसका जो भी सेल्स होती है, पैथोजेनिक सेल्स होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो डिजीज नहीं हो पाती। इसको हम एक्टिव कहते हैं। लेकिन ये स्लो मेथड है। क्यों? क्योंकि इसको पहचानने के लिए टाइम लगता है और वो प्रॉपर हमेशा के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कभी प्रोड्यूस कर सकता है जबकि उसके अंदर वो इन्फेक्शन हो। और ये क्या है, जिसके अंदर इन्फेक्शन हो तो हमें इमीडिएट जरूरत है, जैसे स्नेक वीनम, टिटनस,